दोस्तों, हम पाठ्यचर्या उद्देश्य के 9 सोपानों में पहले 3 सोपानों के बारे में देख लिया था। शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण और शिक्षा के उद्देश्यों के वर्गीकरण के बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर ली है। और यह हमने देखा शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री ब्लूम के अनुसार उनका वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ है, जिसे हम साइकोमोटर, अफेक्टिव और कॉग्निटिव बताया था। और उसके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य ही पाठ्यचर्या उद्देश्य है। जब एक करिकुलम या पाठ्यचर्या छात्र के सामने हम अप्लाई करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसका केवल उद्देश्य निर्दिष्ट उद्देश्य को, पाठ्यचर्या उद्देश्य को, जिसे हम करिकुलर ऑब्जेक्ट कहते हैं, पाठ्यचर्या उद्देश्य को छात्रों तक पहुंचाना है। अर्थात निर्दिष्ट पाठ भाग सिखाने के बाद निर्दिष्ट क्षमता छात्र के अंदर विकसित होनी चाहिए। छात्र को उन क्षमताओं की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, यही कक्षा का मूल्यांकन है। उसके लिए सबसे पहले इस व्यावहारिक या शैक्षिक उद्देश्य को, करिकुलर ऑब्जेक्ट को व्यावहारिक भाषा में लिखकर स्पष्ट करना चाहिए। हाँ, अध्यापक के अंदर उद्देश्य है, लेकिन अध्यापक उस उद्देश्य को स्पष्ट नहीं कर पा रहा, तो कक्षा विजयी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले चाहिए इन व्यावहारिक उद्देश्यों को, शैक्षिक उद्देश्यों को या अधिगम उद्देश्यों को व्यावहारिक भाषा में स्पष्ट करें। और उसके लिए देखिए, उदाहरण के लिए हमारा उद्देश्य था, अर्थात शैक्षिक उद्देश्य था, संबंध कारक का, के, की का प्रयोग सिखाना। तो उद्देश्य के लिए एक नाम देना चाहिए। क्या नाम दे? वो नाम आकर्षक होना चाहिए। संबंध कारक सीखें नाम हो सकता है, या का, के, की का प्रयोग सीखें हो सकता है। तो अधिक उपयोगी क्या होगा, उसके आधार पर नाम दिया जाता है। और नाम देने के पहले व्यवहार को पहचानना है। क्या है व्यवहार को पहचाना? जैसे उदाहरण देकर हम कह सकते हैं, राजू का बेटा आया है, राजू की बेटी आई है, राजू के पिताजी आए हैं। ये बेटी के पहले की आ गई, बेटा शब्द के पहले का आ गया, पिताजी शब्द के पहले के आ गए। तीनों का अर्थ समान है, लेकिन अलग अलग संदर्भों में इसका प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग जानना चाहिए, और प्रयोग जानने के बाद स्पष्ट करना चाहिए। स्पष्ट छात्र को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि स्त्रीलिंग एकवचन होने के कारण बेटी के सामने की का प्रयोग हुआ।
पुल्लिंग एकवचन होने के कारण का प्रयोग हुआ। बहुवचन द्योतक जी लगने के कारण पिताजी के सामने के का प्रयोग हुआ। तो इसका पहचान और बाद में उसका विकसित रूप माने क्या होता है? बेटा आया, बेटी आई, पिताजी आए। तो काके की केवल काके की का प्रयोग नहीं है, लिंग के आधार पर काके की का प्रयोग हुआ है और वो लिंग का असर क्रिया पर भी होती है। तो उसको व्यावहारिक नाम देना चाहिए। तो अब देखिए इसका क्या नाम देंगे? संबंध कारक सीखें या काके की का प्रयोग सीखें। नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन नाम से पता लगना चाहिए कि क्या सिखाने वाले हैं। विस्तृत परिभाषा उसकी होनी चाहिए, जिसे जो अधिगम उपलब्धि होती है उसे स्पष्ट होना चाहिए। शुद्ध भाषा सीखना स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। तो शैक्षिक उद्देश्यों को व्यावहारिक शब्दावली में परिभाषित करके स्पष्ट पहचान छात्र को या उसे पढ़ने वाले को मिलना चाहिए। यह करिकुलर ऑब्जेक्टिव बनाते समय, पाठ्यचर्या उद्देश्य बनाते समय ध्यान देने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रकार व्यावहारिक रूप में लिखने से क्या लाभ होता है? देखिए हमारी पाठ्यपुस्तिका पन्ना संख्या कितनी है? 14। उसमें स्पष्ट लिखा है शिक्षण अधिगम में संतुलन। शिक्षण अध्यापक करता है, अधिगम छात्र करता है। टीचिंग टीचर करता है और लर्निंग स्टूडेंट करता है। इन दोनों में अधिगम और शिक्षण में सामंजस्य होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। जो अध्यापक सिखाता है पूरी की पूरी जानकारी छात्र को मिलनी चाहिए। दोनों में संतुलन होना चाहिए। अध्यापक एक और छात्र दूसरी हो तो वो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्ति वहां नहीं होगी। और निश्चित प्रक्रिया द्वारा निश्चित उद्देश्य को छात्रों तक पहुंचाने के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित करने में यह लाभदायक होगा। और शैक्षिक उद्देश्यों का विस्तृत रूप, जैसे हमने पहले कहा ना कि बेटी आई है, का बेटा आया है, के पिताजी आए हैं, विस्तृत रूप है काके की के। लिंग वजन कारक आदि के आधार पर जो परिवर्तन क्रियाओं में भी होता है, यह विस्तृत रूप है। शैक्षिक उद्देश्यों का मापन, क्या सिखा रहे हैं, किस मात्रा तक सिखा रहे हैं। एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में काके की से संबंधित सारी बातें सिखा नहीं सकते। तो इससे मापन से क्या लाभ होता है, व्यावहारिक शब्दावली देने से क्या लाभ होता है? पहली कक्षा में यहां तक सिखाएंगे, दूसरी कक्षा में यहां तक सिखाएंगे, चौथी या पांचवी कक्षा तक पहुंचते पहुंचते संबंध कारक प्रयोग संबंधी सारी बातें सिखा देंगे। मापन संभव होता है व्यावहारिक शब्दावली देने से। और पाठ्यवस्तु का समुचित चयन, तो जो पहले कहा उसका ही कंटिन्यूएशन है। विषय वस्तु का उचित प्रयोग विषय वस्तु का काके की सिखाने के लिए कौन सी विधा अच्छी है? विधा माने प्रोक्ति, कौन सी प्रोक्ति अच्छी है काके की सिखाने? काके की केवल एक उदाहरण है, उसे लेकर बता रहा हूं। काके की सिखाने के लिए या संबंध कारक सिखाने के लिए कौन सी प्रोक्ति उचित है? कहानी उचित है, कविता उचित है, क्या उपन्यास उचित है, क्या लेख उचित है, या काके की संबंध सिखाने के लिए व्याकरण की अलग कक्षा चाहिए? तो समुचित उचित प्रयोग विषय वस्तु का, विषय वस्तु माने प्रोक्ति का उचित प्रयोग अध्यापक कर सकता है।
और प्रश्नों के निर्धारण करने में सुविधा, व्यावहारिक शब्दावली देने से प्रश्नों के निर्धारण, समस्या क्या है, समझने में सुविधा होती है। संबंधकारकों का प्रयोग, समस्या सीख गए हैं संबंधकारकों का प्रयोग, तो शब्दावली देने से यह लाभ होता है। शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में सामंजस्य होने से लाभ, शिक्षक को सोचने के लिए, अपने अक्ल में मंथन करने के लिए शिक्षक को अवसर मिलता है, किस प्रकार छात्र को यह सिखा दे। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समुचित युक्तियों का प्रयोग भी अध्यापक कर सकता है। और हमने कहा कि कॉग्निटिव लेवल में, अर्थात ज्ञानात्मक लेवल में 6 सीढ़ियां होती है। ज्ञान लेवल और बोध लेवल, प्रयोग लेवल, विश्लेषण लेवल, संश्लेषण लेवल और मूल्यांकन लेवल। ज्ञान लेवल देखिए क्या है। ज्ञान लेवल सबसे छोटी किस्म की जानकारी है। वो अर्थ बोलो, तुम्हारा नाम बोलो, सूची तैयार करो, स्मरण करके कहो, आदि ज्ञान लेवल है। बोध लेवल अर्थ ग्रहण का लेवल है। इट्स अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बोध लेवल में क्या होता है? बदलो, वर्गीकरण करो, बदलो माने अलग शब्द का प्रयोग करो, प्रयोग, मैंने वहां जाने का प्रयत्न किया, प्रयत्न के स्थान पर अलग शब्द का प्रयोग करो, मैंने वहां जाने की कोशिश की, प्रयोग के स्थान पर कोशिश का इस्तेमाल हुआ। प्रयोग पुल्लिंग एकवचन है, इसलिए प्रयोग मैंने वहां जाने का प्रयत्न, प्रयत्न पुल्लिंग एकवचन है, इसलिए मैंने वहां जाने का प्रयत्न किया। कोशिश स्त्रीलिंग है, इसलिए मैंने वहां जाने की कोशिश की। यह बोध लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अगला है प्रयोग लेवल, थोड़ा ऊंचा। कैसे? आशय लिखो, चयन करो, क्रमबद्ध करो, उदाहरण दो, आदि एप्लीकेशन लेवल है। प्रयोग लेवल माने एप्लीकेशन लेवल। और अगला है विश्लेषण लेवल, तुलना करके लिखो। विश्लेषण है, मानसिक बौद्धिक प्रक्रियाएं ज्यादा बढ़ती है, अंतर बताओ, आलोचना करो, यह एनालिसिस विश्लेषण है। और 5वां है संश्लेषण। इसके बारे में पिछली कक्षा में हमने विस्तृत रूप से देखा है, फिर भी बता रहा हूं। संश्लेषण क्या है? तर्क, वितर्क, निष्कर्ष, निर्णय लेना, ये संश्लेषण है। और मूल्यांकन, मूल्यांकन में क्या होता है? चुनना, समर्थन करना, सिद्ध करना, सारांश लिखना, एक तिहाई करके लिखो। एक बड़ा सा पैराग्राफ देता है जिसमें 300 शब्द है, 300 वर्ड्स आर देयर इन अ पैराग्राफ। समझो प्रश्न क्या था? एक तिहाई करके लिखो, माने 300 शब्द को 100 शब्द में बदलकर आशय को बिना छोड़े लिखना पड़ता है। ये मूल्यांकन लेवल है। तो अगली कक्षा में हम पाठ्यचर्या विकास की चौथी सीढ़ी विषय वस्तु का चयन तब देखेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।